हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन तिवारी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का एक टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो किया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम तथा एप्सिलॉन 0 का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आंकिक मान, वो सारी चीज़ों को ज्ञात किया। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। बाहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर, मतलब बाहुल आवेशों में किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिमाणीय विद्युत बल, जो उस पर एक आवेश पर जो लगने वाले सारे आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होगा, उसका जो योग होगा सभी का, निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है जो ये कहता है। तो आइए समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक आवेश ले लेते हैं। माना कोई एक आवेश है Q1, ठीक। अब इससे कुछ दूरी पर स्थित हम एक दूसरा आवेश ले लेते हैं, क्योंकि कहा गया है सिद्धांत में कि बाहुल आवेशों का निकाय होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि जो दूसरा आवेश है वो Q2 है। अब जो Q2 है वो बल लगाएगा Q1, और इसी तरह से एक और आवेश ले लेते हैं जो है यहाँ पे उपस्थित है, जिसका नाम है Q3। इसी तरह से और भी आवेश उपस्थित हो सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि एक अन्य आवेश ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं Q। अब ये तीन आवेश हैं, ठीक है, और ये तीनों आवेश बल लगाएंगे Q1 पर। तो जो Q1 पर लगने वाला बल होगा उन तीनों आवेशों के वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो हमने इससे पहले कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी पढ़ चुके हैं। तो उसी सदिश स्वरूप का उपयोग करके हम इन सभी निकायों में उपस्थित सभी आवेशों का सदिश योग करते हैं। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि जो परीक्षण आवेश होता है वो धनात्मक होता है और ये भी धनात्मक है। ये तीनों आवेश धनात्मक हैं। तो जाहिर सी बात ये, इस पर जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इधर की होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम जैसे कि सदिश स्वरूप निकालते समय देख रहे थे कि जिस पे बल लग रहा है, तो किस पे बल लग रहा है, Q1 पे। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो लिख देंगे F12, ठीक है। तो ये इसके परिणाम को व्यक्त करेगा। साथ ही में दूसरा देखते हैं कि इसकी दिशा इस ओर होगी, और जो इस पे लगने वाला जो बल होगा हमारा, किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो F13, और सदिश राशि है इस वजह से वेक्टर का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे आवेश होंगे। उन्हीं के क्रम में एक आवेश और रखा हुआ है Qn। ये भी बल लगाएगा Q1 पर, और जो इसमें लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा F1n। ये तो आवेशों के परिणाम हो गए जो निश्चित करते हैं। तो अब हम निकालते हैं कि जो बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाला परिमाणी बल, आवेश Q1 पर परिमाणी बल, अब जो आवेश Q1 पर परिणामी बल लगेगा उसको निरूपित करेंगे F से। अब हम जानते हैं कि इन सारे बलों का योग करके हम इस Q1 पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला बल कौन सा लग रहा है, F12। फिर दूसरा बल है F13 डॉट 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 प्लस F1n। ये इसके परिमाणी बल होंगे। इन तीनों बलों को निकाल के हम जोड़ दें सदिश स्वरूप की तरह, तो हमें आवेश Q1 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते
आवेश जो बल लग रहा है Q2 के द्वारा Q1 पर, उसका मान निकालते हैं। तो वो बल है F12। हम पहले की तरह सूत्र जानते हैं, जो हमारा सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में होता है Q1 Q2 अपान, पहले की तरह मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है वो r है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो लग रहा है बल, वो हमारा जो बल लगेगा कहाँ से चल रहे हैं, हम सदिश स्वरूप में देखते थे कि जिस आवेश से बल लगना स्टार्ट होता था उस आवेश से चलना स्टार्ट करते थे। तो हम कहाँ से चल रहे हैं, 2 से 1 की ओर। तो यहाँ पे लिख देंगे r² और 2 और 1। तो यहाँ से पता चल गया। अब चूंकि ये सदिश है, इस वजह से साथ में हमको इसकी दिशा भी देनी पड़ेगी, तो हमने निकाल लिया है। यहाँ पे लिख देंगे, हमने आपको सिखाया था कि दिशा कैसे निरूपित करते हैं, तो इस तरह से निरूपित कर देंगे। साथ ही में सेम इसी तरह से हम अगले बल का भी मान निकालेंगे। फार्मूला ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ पे जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है, Q1 पे, और साथ ही में तो Q1 हो जाएगा, और इस बार Q3 लगा रहा है Q1 पे, तो यहाँ पे Q3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R। अब इन दोनों के बीच की दूरी भी हमने R मान ली है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि किधर से किधर की ओर चल रहे हैं, तो हम Q3 से Q1 की ओर जा रहे हैं, यानी कि 3 1, और साथ में लगा देंगे कैप जो इसकी दिशा को भी निरूपित करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्क्वायर और साथ में 3 1, और इसके साथ में लगा देंगे R 3 1, इसकी ये दिशा को निरूपित कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा लास्ट आवेश है 1n, इस पे जो बल लग रहा है वो कितना लगेगा। 1/, फार्मूला वही रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में Q1 पे तो बल लग ही रहा है, कौन लगा रहा है इस बार, Qn लगा रहा है। अब नीचे लिखेंगे तो R² हो जाएगा, साथ ही में ये R कुछ दूसरी टाइप का है, तो इस वजह से इसको हम देखते हैं। तो n से चल रहा है 1 की ओर, ये हो जाएगा n1, साथ में कैप लगा देंगे, ये इसकी दिशा को निरूपित करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो R है ये n1 है, और साथ ही में जो दिशा निरूपित करना है वो भी n1 से निरूपित करना है, क्योंकि हम n आवेश से 1 आवेश पर जा रहे हैं, यानी Qn से चल रहे हैं और Q1 पर जा रहे हैं, और धीरे धीरे इसी लाइन के समकक्ष आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बल तो हो गए जो एक एक आवेश के द्वारा, यानी कि Q आवेश, ये बल का मान उतना है जितना Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा है। फिर ये जो F13 है, ये Q3 आवेश जितना बल Q1 पे निकाल लगा रहा है। फिर इसी तरह Qn जो आवेश है वो जितना बल Q1 पे लगा रहा है। ये तीनों आवेशों के बलों के मान हो गए। लेकिन अब साथ में देखिए आगे क्या कहा गया है कि उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा, मतलब इन तीनों बलों का हमें योग करना पड़ेगा। योग करने के लिए हमने ये समीकरण बनाया है, इन तीनों चीज़ों को जोड़ देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये मान लें समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 में हम F1 F12 तथा F13 तथा Fn की मान रख देते हैं, तो जो परिमाणीय बल होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो F ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या था कि F12 है, तो F12 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ ही में है हमारे पास Q1 Q2 और है R² और 2 1, साथ ही में इसके दिशा को निरूपित करने के लिए हमने लिखा है R कैप 2 1। अब जो अगला बल है F13, इसका भी मान रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें है Q1 और दूसरा है वो है Q3 और R² और साथ ही में R के साथ में क्या लिख रखा है 3 1, और इसकी दिशा निरूपित करने के लिए हम R कैप 3 1 को लिख देते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये जो बल लग रहा है वो 3 से 1 की ओर लग रहा है। अगला जो आवेश है प्लस डॉट 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 प्लस 1n F1n वाला जो बल लग रहा है उसको भी लिख लेंगे इसी के साथ में, तो फार्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। आवेश तो जो बल लग रहा है वो तो Q1 पे ही लगा रहा है, क्योंकि सारे के सारे आवेश क्या कर रहे हैं Q1 पे ही बल लगा रहे हैं, कोई दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसी वजह से ये जितने बल लग रहे हैं ये Q1 पर ही लग रहे हैं। कौन लगा रहा है, Qn लगा रहा है, और इनके बीच की दूरी r है, लेकिन जो वो r है वो n1
इसके ऊपर कैप लगा के हम इसकी दिशा को निरूपित कर देंगे। तो हम इस तरह से किसी भी बाहुल आवेशों के निकाय में स्थित एक आवेश पर लगने वाले बल के योग को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, याद कर लेना। और ये परमाणु बल निकल आया। तो इसी अध्याय के जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो हमने दोनों बलों के बारे में पढ़ लिया है, तो अंतर निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहली बात कि वैद्युत बल को कूलॉम ने बताया तथा गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने बताया। सबसे पहला पॉइंट है। अब इसी के चलते हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने बताया था और कूलॉम ने वैद्युत बल को निरूपित किया था। अब इसी में दूसरा पॉइंट है, तो जो वैद्युत बल का सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2 R²। F इक्वल टू जो इस पे लगने वाला बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र न्यूटन ने दिया वो भी था G m1 m2 तथा R²। अब देखिए कि जो वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के मध्य लगता है। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी बात करते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, ये जो वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है, आवेशों के बीच कार्य करता है, मतलब वैद्युत बल को कार्य करने के लिए हमारे पास निश्चित रूप से दो आवेश उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है। अब इसी में गुरुत्वाकर्षण में जो तीसरा पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने के लिए हमारे पास दो पिंडों का होना जरूरी है। तो सभी प्रकार के द्रव्यमान पिंडों के बीच तो ये वैद्युत बल दो आवेशों के बीच में कार्य करता है, वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल सभी द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में कार्य करता है। हम जानते हैं द्रव्यमान सभी में होता है। अगला जो चौथा पॉइंट है हमारे पास कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। हमने आगे पढ़ा है कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, जहां समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। तो वैद्युत बल दो प्रकार से काम करता है। पहला है प्रतिकर्षण और जो या आकर्षण। देखिए काम एक ही करेगा, या तो प्रतिकर्षण होगा या तो फिर आकर्षण होगा, लेकिन ये दो तरह का हो सकता है। प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। और यहीं पे अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो उसमें केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है। अब इसी में पांचवें पॉइंट की बात करें तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल जो कार्य करता है उसके आसपास वैद्युत बल रेखाएं भी उत्पन्न होती हैं। इस वजह से ये जो वैद्युत बल होता है ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो क्या माध्यम पर निर्भर करता है? ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। और ये जो बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। अब जो इसमें अगला पॉइंट है 6 नंबर, दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की घात 36 गुना ज्यादा होता है। तो इसी बात को लिख लेते हैं हम। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से
बल से 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। अब इसी की गुरुत्वाकर्षण की बात करें, देखो कंप्रोमाइजन हम कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल का वैद्युत बल के साथ। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो इसके समक्ष में बहुत ही क्षीण महसूस होगा। तो इस वजह से लिख देते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल। अब इसमें यहाँ पर ये मत समझना कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल को यदि तुलना की जाए वैद्युत बल से तो उसके समकक्ष बहुत ही क्षीण महसूस होगा। तो अगला जो पॉइंट है हमारा 7वां, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। सेम इसी में लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक अत्यंत क्षीण बल है। तो ये अंतर थे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में जो आपके सामने हैं। तो अब इसी में जो अगला पॉइंट है हमारा वो हम करते हैं। तो इसी में अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र, इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे कोई धनावेश है, यह कोई धनावेश है, मान लेते हैं क्यों है, ठीक है। अब इसके आसपास एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, इसके आसपास एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में हमने कहा माना कोई एक, यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि कोई एक आवेश उपस्थित। अब परीक्षण आवेश होता है तो वो स्वतः ही आप समझ लीजिए, अगर हम Q0 ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए Q0 जो स्वतः होगा वो हमेशा धनावेश ही लिया जाता है। तो ये भी धनावेश है तो इनके आकर्षण बल काम, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो जैसे जैसे ये उस सीमा, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है जहां तक कि ये परीक्षण आवेश Q0 इसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने कहा कि चलो अगर ये इसको यहाँ ले आते हैं, यह अनुभव नहीं करता है तो वैद्युत क्षेत्र यहीं तक है, उपस्थित है। हालांकि इसे हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव होता है कि हम इसके परीक्षण आवेश Q0 को रख के पता कर सकते हैं कि Q0 पर कहाँ तक की बल लग रहा है। अब जैसे अगर ये धनावेश होता, ये धनावेश है, अगर यहाँ पे ऋणावेश होता तो ये इधर को खिसकता जाता, क्योंकि इनके मध्य में लगने वाला बल जो होता वो आकर्षण होता, क्योंकि ये विपरीत आवेश हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये समान है तो इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस वजह से इसको ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा और साथ ही में इसको वैद्युत लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इक्वल टू, यदि इसके द्वारा लगने वाले बल को इस जो ये क्यों जो प्लस है, ये क्यों प्लस है, जो आवेश है एक धनावेश, यदि इस ये जो बल लगा रहा है इस पे, उसमें से इस बल को घटा दिया जाए,
मतलब डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तब हमें पता चल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किस बिंदु पर कितनी है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो आवेश उपस्थित है उस आवेश की को इस वाले आवेश के बल से घटा देने पर हमें पता चलता है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है F अपान Q0, क्योंकि किसको भाग देना है, Q0 को। अब जानते हैं यदि इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। F जो बल है इसका तो मात्रक न्यूटन ही हो जाएगा, हमारा पता है हमको। और Q0 भले ही एक परीक्षण आवेश है लेकिन है तो आवेश ही, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम। यदि हम इसकी विमा निकालना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए न्यूटन की जो बल की विमा होती है वो हमें पता है mL/T-2, और कूलाम की जो विमा होती है वो होती है 8T। अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो कूलाम है ये बल का मात्रक है लेकिन वैद्युत बल का मात्रक है। तो अगर आगे पढ़ेंगे हम Q = होता है IT। अब I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इस वजह से हो जाता है, और T को T में रख देते हैं कि ये समय है, इसकी विमा T। तो इस कारणवश हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करने पर जो मिलेगा हमारे सामने वो होगा mL। अब एक T ऊपर चली जाएगी तो एक और P बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा T की घात, और साथ में आ जाएगा A। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है, अब किसी वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि ये तो वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला हो गया और ये इसकी विमा हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर कोई धनावेश Q+ रखा हुआ है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है A। हम कहते हैं यहाँ पे हमने Q0 को रख दिया। अब जानते हैं Q0 कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो जो इस पे लगने वाला बल होगा वो Q0 बल लगाएगा Q+ पे, तो वो इसकी दिशा इस तरफ होगी, लगने वाले बल की दिशा इस तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि P बिंदु पर रखे क्यों आवेश जो P बिंदु पर रखा हुआ है उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखते हैं Q0 + Q आवेश द्वारा P पर रखे Q0, ये प्लस आवेश मान लेते हैं इसको धनावेश, तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल अब देखिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया है कि ये विद्यार्थी की वजह से, तो इसको हमने धनावेश मान लिया है और ये परीक्षण आवेश है। ये एक धनावेश है और ये एक परीक्षण आवेश है। तो ये बल लगा रहा है इस परीक्षण आवेश पे, तो हम इसके द्वारा लगने वाले बल की गणना करते हैं। तो फार्मूला हमको पहले से पता है, F = 1/4πε0, साथ में आ जाएगा Q1 तथा Q0, और अपान इसकी दूरी मान लेते हैं r², यहाँ पे भी लिख देंगे हम r²। अब जो इसकी दिशा होगी वो देखिए, क्यों जहाँ से दिशा निकालने के लिए हम जहाँ से बल लगता है वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो +Q आवेश से चल रहे हैं 0Q आवेश की तरफ, यानी कि A से P की ओर। यहाँ पे लिख देंगे जो दिशा होगी वो होगी A से P की ओर। ठीक है, अब ये तो लगने वाला वैद्युत बल निकल आया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले फार्मूले में हमें इसको रख देना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला तो है ही वही, तो जो फार्मूला है वो है E = ऊपर F है तो F का मान रख देंगे 1/4πε0, और साथ में आ जाएगा Q1 Q0 अपान
आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे क्यों था तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 1 क्यों जीरो। अब देखिए क्यों जीरो से क्यों जीरो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो जो फार्मूला बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r। दिशा तो इसकी भी वैसे ही होगी, ए से पी की ओर। यहाँ से लिख देंगे कि दिशा जो है इसकी ए से पी की ओर। तो आज हमने जहाँ समझा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होते हैं, साथ साथ में हमने समझा कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है तथा इसकी विमा क्या होती है, और देखा कि किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी निकाला हमने, जो ये है आपके सामने। एरो लगा देंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।